तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ अपन देख चुके हैं। तो नेक्स्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है जी। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उसमें रेलेवेंस उसका काफ़ी ज़्यादा है। तो अपने पास ये लॉ कहता है कि भाई एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी जब अपन एक्शन करते हैं तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो अपन इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं लगा रहे हैं, अपन इसको बात करेंगे फोर्स की टर्म्स में, ठीक है। तो इफ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन बॉडी बी, तो बॉडी ए ने क्या करा, बॉडी बी पर कुछ फोर्स लगाई, तो ये क्या हो गया, एक्शन, ठीक। देन बॉडी बी जिस पर फोर्स लगी थी ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स माइनस एफ ऑन बॉडी ए। बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स लगाई, तो बॉडी बी ने क्या करा, वापस बॉडी ए पर फोर्स लगाई। कितनी लगाई, माइनस एफ लगी, कितनी सी, एफ। तो वैल्यू इनकी बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में एक माइनस साइन का फर्क है, तो उसको बोलते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो विच मीन्स लेट्स से दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। तो एक्शन इस पर लगा बॉडी बी पर और रिएक्शन किस पर लगा, बॉडी ए पर। हालांकि अपन इसको एज सच डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि भाई एक्शन और रिएक्शन कौन सा है, बिकॉज उनका लगने का टाइम सेम रहता है। तो अगर मान लो बॉडी और बॉडी बी टकराती हैं आपस में, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि भाई ए बी से टकराया है या बी ए से टकराया है। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिफरेंशिएशन कि भाई एक्शन कौन है और रिएक्शन कौन है। बट हाँ, अगर एक को मैं एक्शन बोलता हूं तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। नाउ नोटिस कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। कई बार ये कंफ्यूजन आ जाता है कि सर ये तो एफ और माइनस एफ, ये तो मैं ऐड करूंगा तो नेट फोर्स 0 आ जाएगी। नहीं, नेट फोर्स 0 तब आती है अगर ये दोनों एक बॉडी पर लगते। एफ बी पर लगा है, माइनस एफ ए पर लगा है, तो उनका कोई ऐड होके 0 होने का सीन नहीं बनेगा, ठीक। तो फोर्स ऑन बॉडी बी कितना लगा, एफ। तो अभी सेकंड लॉ ने क्या बताया, F इज इक्वल टू ma। तो इफ F इज द फोर्स देन दैट इज इक्वल टू ma मास ऑफ B एक्सेलरेशन ऑफ B। तो एक्सेलरेशन B कितना आया, फोर्स ओवर mb, ठीक। एंड इन सिमिलर वे फोर्स ऑन बॉडी A इज माइनस F। तो माइनस F इज ma a, तो a इज माइनस F ओवर ma। तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ A। तो क्या मिला हमें यहाँ पे कि भाई फोर्स तो बराबर लगी दोनों पे, बट जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, F ओवर mb, F ओवर ma। दैट कैन बी डिफरेंट। कैसे, अगर मास अलग हो जाए तो, ठीक। तो यहां से अपने को ये चीज नोट करनी है कि फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, बट मे प्रोड्यूस डिफरेंट एक्सेलरेशन इन द बॉडीज इन्वॉल्व्ड। तो इसका एक अपन एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ है। अर्थ अगर किसी चीज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए भाई, इस चीज को भी अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए, करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन एक्सेलरेशन हमें अर्थ की महसूस नहीं होती, इस बॉडी की महसूस होती है। क्यों, बिकॉज इसका मास कम है। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये बॉडी बी है, तो इसका मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा, तो ये कुछ वैल्यू अपने को महसूस हुई। एक्सेलरेशन ऑफ ए मतलब अर्थ, जो दूसरी बॉडी थी इन्वॉल्व, तो मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, तो एक्सेलरेशन विल बी वेरी लेस, तो वो अपन फील नहीं कर पाते। हालांकि फोर्स अगर कोई पूछे तो डेफिनेटली जितना फोर्स इस पर अर्थ ने लगाया, इसने भी बराबर ही फोर्स अर्थ पर लगाया होगा। तो फोर्स बराबर होती है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू में फर्क आ सकता है। उस वजह से कई बार क्या होता है, अपने को एक बॉडी एक्सेलरेटेड महसूस होती है, दूसरी बॉडी अपने को लगता है कि यार चल नहीं रही, बट हालांकि स्टिल न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड, ठीक। तो ये अपना अभी तक क्या चल रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स। फोर्सेस अपन ने देखी कितने टाइप की होती हैं, उसमें 3 लॉज इन्वॉल्व हैं, वो तीनों लॉज अपन ने देखे। नेक्स्ट अपने लिए जो काम बचेगा वो ये बचेगा कि भाई फोर्सेस जो हैं, कौन कौन सी फोर्सेस अपने को स्टडी करनी है अपने कोर्स के दौरान। फॉर एग्जांपल वेट, टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, देन बॉइंट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो उनमें से कुछ फोर्सेस अपन इसी लॉट में देखेंगे, और कुछ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होगा, अपने पास अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल बॉइंट फोर्स जो होती है वो लिक्विड से रिलेटेड होती है, ओपन लिक्विड में जाके पढ़ेंगे, ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, वहां पे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 12th में आएगा, वहां पे पढ़ेंगे। तो कुछ लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल फोर्सेस अपने यहाँ डिस्कस करेंगे अभी, और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी देखेंगे, और बाकी जो रह जाएंगी उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में देखी जाएंगी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमारे पास कुछ फोर्सेस जो अपने को करंटली यहाँ पे पढ़नी होंगी, वो होगी वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो एक एक करके अपन इन सब फोर्सेस के बारे में डील करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले जो है वह है वेट। तो वेट के बारे में हो सकता है अपन छोटी क्लासेस में ऑलरेडी थोड़ा जानते हो, तो अपने को ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो वेट वो चीज़ होती है जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है? तो पहले तो उसका सिंबल क्या है, कैपिटल W इज यूज्ड फॉर द सिंबल, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज W इज इक्वल टू mg, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो और जो डायरेक्शन उसकी रहती है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ।
तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन रहता है वो रहता है अर्थ के सेंटर की तरफ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और इस अर्थ के कुछ यहाँ पर दूरी पर एक मास है, उस मास की वैल्यू है m1। तो इस मास पर कितना वेट लगेगा, दैट होगा m1g, बिकॉज फॉर्मूला फॉर वेट इज mg। तो इसकी वेट वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, m1g। और अगर एक ऑब्जेक्ट यहां होता, उसका मास m2 होता, तो उस पर कितना लगता, m2g। और फिर डायरेक्शन क्या होता, डायरेक्शन होता इसका अर्थ के सेंटर की तरफ, इसका भी अर्थ के सेंटर की तरफ। तो कहीं भी अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स लगेगा वेट वाला, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई अपन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के बारे में अगर बात करें, फॉर एग्जांपल कि अपन किसी जगह पर हैं और वहां पे अपने को प्रैक्टिकली क्या नजर आ रहा है कि ठीक है जी, कुछ पेड़ हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ बिल्डिंग है, कुछ दीवार है, लैडर है, इंसान है। तो आमतौर पे अपन अगर ऐसे बात करें तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड की टर्म्स में ये जो फोर्स रहता है वो रहता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्यों, अब इन सब चीजों के लिए एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के लिए अर्थ का सेंटर कहां मिलेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं किसी और कंट्री में चला जाऊंगा, जो कि मान लो मैं अगर यहां हूं और दूसरी कंट्री इधर साइड है ना, बट उनके लिए तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड क्या होगा, फिर से ऐसा, और सेंटर का होगा अर्थ का नीचे की तरफ। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन आती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बिकॉज़ अर्थ का सेंटर जो होगा नीचे मिलेगा। तो अगर एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक एप्पल लगा हुआ है, तो इस एप्पल पर फोर्स कैसे लगेगा, बिल्कुल नीचे को, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वैल्यू कितनी, जो भी इसका मास होगा mg। फिर अगर मान लो ग्राउंड पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, एक पत्थर, एक ब्लॉक, कुछ भी, उस पर फोर्स कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मास अगर m है तो वैल्यू कितना, mg। देन अगेन अगर कोई चीज टेढ़ी पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो पहाड़ ऐसा है, उसके ऊपर एक पत्थर है, तो अब ऐसा नहीं है कि इसका जो वेट होगा वो टेढ़ा लगना शुरू हो जाएगा। वेट अभी भी इसका कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही लगेगा, और उसकी वैल्यू अभी भी कितनी होगी, mg। नाउ अगेन लेट्स देयर इज अ बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के टॉप पर एक चीज पड़ी हुई है, उस पर वेट कितना लगेगा, mg। देयर इज अ वॉल, उसके साथ लैडर है, लैडर पर एक इंसान खड़ा है, इंसान का मास m है, उसका वेट कैसे लगेगा, नीचे को, वैल्यू क्या, mg। तो दिस इज द मोस्ट सिंपल फोर्स, जिसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ बॉडी का मास मेरे को पता होना चाहिए और मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता होना चाहिए। m और g पता है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वेट हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगी। तो कुछ भी इसमें ज्यादा टेक्निक की जरूरत है नहीं, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट वेट। नेक्स्ट इज नॉर्मल रिएक्शन।